हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, एक नए सेशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 15 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये वाली सीरीज हम लोग बेसिकली लेके आए हैं लास्ट 15 डेज रिवीजन सीरीज। अब यूजीसी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो सेकंड फेज की एग्जामिनेशन है 20 से लेके 30 सितंबर के बीच में कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास 10 से 15 दिन हैं पूरे। ठीक है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जब डेट अनाउंस हो जाएगा फिर भी हमारे पास 10 दिन तो परफेक्टली 10 या 12 दिन 15 दिन है। ठीक है, तो इन दिनों में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज। ठीक, तो एमसीक्यूज में से आप चेक करिएगा कि कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं। यूजीसी नेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तब भी काम आएंगे। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ये मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉडिफाइड, और कुछ मिलेंगे न्यू। ठीक, अगर आपने यूजीसी नेट का 2014 से लेकर 21 तक के एग्जाम सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली ये वाला सेशन आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मॉडिफाई किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एज इट इज डाले हुए हैं। तो हम लोग 15 एमसीक्यूज के साथ साथ और भी कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनको भी। ठीक, तो फटाफट से जुड़ जाइए। अगर कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जहां तक ये सेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो तो वहां सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो भी थोड़ा सा इससे एडवांटेज ले सके। ठीक, बेसिकली क्या है कि उन एरियाज में जहां एरिया में इंटरनेट या तो अच्छा नहीं चलता या फिर फिजिकल क्लासेस मौजूद ही नहीं है, उनके लिए स्पेशली ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है। जो शहरों में है उनके लिए तो खैर क्लासेस भी हैं और उनके लिए ऑनलाइन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि नेटवर्क अच्छा है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पुअर नेटवर्क है और फिजिकल क्लासेस नहीं है। ठीक, तो बेसिकली आज हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में से आप चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। टारगेट रखिए कि आपके 12 से अगर 15 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक, चलिए ये टोटल आपका सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट के लिए। अगर इसको भी आराम से कर लेते हो आप, इसको भी अगर कर लिया आपने, तो आपके स्टेट लेवल के जितने आपके पेपर हैं वो सब आप निकाल लोगे। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। कोशिश हमने ये किया है कि सभी टॉपिक में से या फिर जितने भी ये टॉपिक है उनमें से एक एक एमसीक्यूज सिलेक्ट करें। ठीक है, हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे भी रहेंगे जिनके हमने कुछ पॉइंट मिसिंग आपको मिलेंगे। ठीक, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि ये सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा इसमें से ट्रू है ये आपको बताना है। अब ये रिलेशन किस चीज का बता रहा है? टी यू एंड एम यू। ठीक है, हिंदी में भी है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी है। फिर एम यू और टी यू यहां भी एज इट इज लिखा हुआ है। तो बोल रहा है जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा टिल एम यू इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन या तो आपको माइंड में, अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर ली होगी, या फिर अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा या फिर नहीं आया होगा। ठीक, अब ये अगर आपने जो प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर आपने कर लिया तो जो मर्जी क्वेश्चन यहां से आए आपका सॉल्व हो जाएगा। दो डायग्राम यहां हम करेंगे, एक करेंगे टोटल यूटिलिटी का और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और दैट इज एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी। ठीक, और इस साइड आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको पता है जो टोटल यूटिलिटी है पहले इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद फॉल डाउन होना शुरू होती है। जहां पे टी यू मैक्सिमम है, ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर इसको क्वेश्चन 1 बाय 1 मैच करेंगे कि ऑप्शंस कितने मैच होते हैं। जहां पे ये मैक्सिमम है आपको पता है, जहां पे टी यू मैक्सिमम होगा वहां पे एमयू कितना होगा? थोड़ा कमेंट करेंगे कि एमयू कितना होगा वहां पे। करेक्ट, कितना? 0। ठीक, तो एमयू यहां पे हो जाएगा 0, और उसके बाद एमयू कितना चला गया? नेगेटिव में। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब देखते हैं 1 बाय 1। तो टी यू इंक्रीजेस टिल एमयू इज पॉजिटिव। टी यू इंक्रीज हो रहा है, एमयू पॉजिटिव तो है लेकिन इंक्रीज नहीं है, डिमिनिश हो रहा है। ठीक, जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी ज्यादा इनटेक करते रहते हैं तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है हमारा, मार्जिनल मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन, वो कम होता जाता है। ठीक, सो एमयू इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज आल्सो मैक्सिमम। जब टी यू मैक्सिमम है तो एमयू आपका 0 होगा वहां पे। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट एमयू बिकम
0, तो सैचुरेशन पॉइंट है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन में है टीयू डिक्लाइंस व्हेन एमयू नेगेटिव। जैसे ही टीयू आपका डिक्लाइन होता है तो एमयू क्या चला जाता है, नेगेटिव। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सी जो ऑप्शन है करेक्ट है, डी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो जिसका भी सी है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान में रखना। एक है आपका गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, और उसके बाद इंफीरियर गुड्स। इन तीनों में से रिलेशन जरूर पूछता है। प्राइस इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, स्लसी का और हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो इसमें कह रहा है फॉर द गिवन इनकम कंजप्शन कर्व इन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बियॉन्ड द पॉइंट ए। मतलब इस पॉइंट के बाद क्या करेक्ट है, इन ऑप्शंस में से क्या करेक्ट है। ठीक, फटाफट से कमेंट करेंगे क्या आंसर लगता है आपको। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो इनकम कंजप्शन कर्व क्या कहता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन या इट इज रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इनकम और कंजप्शन के ये रिलेशन बताता है। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने बढ़ने से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पिज्जा का कंजप्शन है वो कम करने लगे बियॉन्ड ए पॉइंट के बाद। देखो जो पिज्जा का कंजप्शन है वो कम होने लग गया है, तो मतलब इनकम तो बढ़ रही है। इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर पिज्जा का कंजप्शन कम हो रहा है तो रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। तो इनकम और कंजप्शन अगर नेगेटिव रिलेशन आ रहा है इनकम और डिमांड में, तो वो कौन सा गुड्स हुआ, कौन सी वस्तु है, करेक्ट, वो कौन सी है, गिफ्ट, दैट इज इंफीरियर, घटिया पदार्थ है। तो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए, पिज्जा इज इंफीरियर एंड बर्गर इज नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, क्योंकि जो इनकम बढ़ने के साथ साथ उसको लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि कंजप्शन बढ़ा रहे हैं बर्गर का कंटिन्यूस बढ़ रहा है। ठीक, बर्गर एक नॉर्मल गुड से इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन ही बढ़ रहा है उसका। ठीक, सो पिज्जा एक घटिया वस्तु है बल्कि बर्गर एक सामान्य वस्तु है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने किया होगा, वही है। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से किया होगा। तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपका पीजीटी में भी आएगा और यूजीसी में भी ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विच टू पैरेलल डिमांड कर्व्स, नाउ दैट इज ए बी एंड सी डी, दो डिमांड कर्व है ए बी और सी डी। फिर कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों में क्या है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो ये सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप देखो पॉइंट, जो एक पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेथड होता है। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज लोअर पोर्शन, जो भी लोअर पोर्शन रहेगा या लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, इसका हम लोग दैट इज एक रिलेशन करते हैं अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का। अब एक बात ये देखिए कि लोअर सेगमेंट, यहां देखिए यहां लोअर सेगमेंट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा है मतलब एक वैल्यू हम लोग लोअर सेगमेंट की लगाते हैं 8, और अपर सेगमेंट जो है ए और बी में अपर सेगमेंट कम है। ठीक है, मान लीजिए अपर सेगमेंट की वैल्यू है 4, तो इलास्टिसिटी यहाँ पे आएगी डेफिनेटली 1 से ज्यादा, मतलब मोर इलास्टिक है। ठीक, नेक्स्ट में ये मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर और नीचे सेम सेम डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो यह इलास्टिसिटी या तो 1 हो जाएगी क्योंकि अपर डिस्टेंस और लोअर डिस्टेंस, या फिर अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट बराबर ही। ठीक, अगर अपर वैल्यू 8 है तो लोअर वैल्यू भी 8 है। ठीक, ये है। तो ये मिड पॉइंट आने की वजह से इसमें इलास्टिसिटी 1 और इसमें हो जाती है 2, तो ये मोर इलास्टिक ये वाला है। ठीक है, ए टू बी जो लाइन है वो मोर इलास्टिक है। ठीक, सो पॉइंट आर इज ग्रेटर देन एट पॉइंट एस। जो पॉइंट आर है उसकी इलास्टिसिटी थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन अगर हम लोग पूछे कि ये कर्व है, ठीक है, कर्व ए बी, और एक कर्व ये है, एक में पॉइंट यहाँ पे दैट इज इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट, और एक पॉइंट मान लेते हैं E1 पॉइंट। ठीक है, A1 और B1, तो इसमें से मोर इलास्टिक कौन सा बताएगा, ये थोड़ा सा आप कमेंट करिएगा। ये डायग्राम में मोर इलास्टिक कौन सा है। ठीक है, AB या फिर A1
B1 डिमांड कर्व। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो यही मेथड है। इस मेथड को आप लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट, इसको हम लोग यही फॉर्मूला से, दैट इज लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक, और पॉइंट इलास्टिसिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी, यहाँ पे इक्वल टू 1, ऊपर मोर देन 1, यहाँ पे इन्फिनिटी, नीचे इक्वल टू 0। तो ये चीजें आपके पीजीटी में बहुत काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि on the given diagram which of the following segment correctly depict the supply curve of a producer। मतलब आपूर्ति कर्व जो कौन सी कर्व शो करता है। अगर आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसमें एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा इन सभी मार्केट में कि शट डाउन पॉइंट। ठीक, तो शट डाउन पॉइंट की कंडीशन भी देखी होगी। क्या शट डाउन कंडीशन है, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक, तो उसी का ये डायग्राम है। तो सप्लाई कर्व कहां से लेके कहां तक शो करेगा। ठीक, तो इसको समझने से पहले पहले हम चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सप्लाई कर्व, द राइजिंग पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जहां मिनिमम है, जहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है वहां से शुरू होगा, क्योंकि प्राइस क्या है, जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है तो एक शट डाउन पॉइंट माना जाता है। तो यहां से लेके यहां तक जो कर्व मूव हो रही है, ठीक है, ये वाली रेड वाली, ये बता रहा है हमें सप्लाई कर्व ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से, ठीक है, जो एमसी जा रही है उसी को हम बोलते हैं सप्लाई कर्व ऑफ अ प्रोड्यूसर। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सी से शुरू हो रहा है एंड बी तक। ठीक, यही मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट जहां से शुरू होता है फिर वो बन जाती है सप्लाई कर्व। ठीक, तो ये है दैट इज सी टू बी। तो बी ऑप्शन जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मार्केट कंडीशन से है। तो इन्हीं में से आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, चाहे सीधे तरीके से बने, चाहे वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी वे में बने, बनेंगे जरूर। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक्सेस कैपेसिटी। सबसे पहले तो कमेंट ये करेंगे कि एक्सेस कैपेसिटी किस मार्केट में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक्सेस कैपेसिटी, अतिरिक्त क्षमता, ठीक है, किसके बीच का डिफरेंस है। तो कौन सी मार्केट में पाई जाती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक, चारों ऑप्शन में चलने से पहले पहले हम बनाएंगे एक डायग्राम। तो डायग्राम में आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करते हैं, डिमांड कर्व जो एआर कर्व है मोर इलास्टिक रहती है मोनोपोलिस्टिक की या फिर लेस इलास्टिक रहती है। ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की तो क्या रहती है, करेक्ट, मोर इलास्टिक, थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, दैट इज एवरेज रिवेन्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक, अब आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन देखा होगा। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है, जब यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी हो, दैट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये कंडीशन। तो अब देखते हैं कि एम सी, अब यहाँ पे चेक करो कि एक्सेस कैपेसिटी कहां पाया जाता है, शॉर्ट रन में या फिर लॉन्ग रन में। कहां पाया जाता है, करेक्ट, लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। जब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी तो इसको एआर को टेंजेंट करके जाएगी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। और जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है वहां क्या टच करेगा, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट वहां टच करेगी जहां एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। और चेक करते हैं, अब इक्विलिब्रियम वहां बनेगा जहां एम आर इक्वल टू एमसी है। ठीक है, एम आर और एमसी इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, और ये बना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस। ठीक, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस। ठीक, अब अगर तो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, दैट इज मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तब तो वो ऑप्टिमम माना जाता, अच्छा आइडियल माना जाता। ठीक, यहाँ पे, और लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ, इस पॉइंट पे एक्चुअल आउटपुट कम हुआ। तो जो बीच का डिफरेंस है ये क्या शो करता है, एक्सेस कैपेसिटी, मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वो रिसोर्स जो यूज हो सकते थे वो यूज नहीं हुए। तो डिफरेंस किसके बीच का, ऑप्टिमम आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। ठीक, तो ऑप्टिमम आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, सी जिसका भी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक, आई होप कि समझ आ गया होगा। ठीक, आगे इसका और एक प्रेजेंटेशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहीं से आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक, और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो एक्सेस कैपेसिटी है शॉर्ट रन में पाया जाता है या लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, किसने कॉन्सेप्ट दिया था? ठीक है, कई बार आ जाता है। सो जॉन एम काजल ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परफेक्ट कंपटीशन की कुछ अजम्पशंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, नंबर 1 कह रहा है प्राइस इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे अगेन आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत इजी बना देगा आपका स्टडी को। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में देखा होगा फर्म की डिमांड कर्व कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल या डाउनवर्ड? करेक्ट, फर्म की डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होती है, दैट इज AR इज इक्वल टू MR। ठीक, अब उसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करें, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है। ठीक है, ना ही ज्यादा एक्सेस प्रॉफिट करेगी, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ना ही सब नॉर्मल, घाटा भी नहीं करेगी या फिर सब आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं करेगी, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट, तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया बीच में, और इसी के बीच में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और इसके बीच में हो गया आपका दैट इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये बहुत सारी कंडीशन हो गई यहाँ पे। ठीक, तो ये बोल रहा है कि प्राइस इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो प्राइस इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या इस पॉइंट पे। ठीक है, कंडीशन बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ और भी कंडीशन है। ठीक है, कई बार आ जाएगा कि क्या कंडीशन है, देखो, प्राइस इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि सब यहाँ पे इक्वल हो गए हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, इस टाइप की कंडीशन कभी भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट करें इंडस्ट्री डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटीज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। जो किसी वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र है वो एक्स एक्सिस पर क्षैतिज होती है, मतलब इस टाइप की। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है। फर्म की अगर हम बात करें उसकी डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन अगर इंडस्ट्री की डिमांड की बात करेंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व आपकी डाउनवर्ड रहती है। ठीक है, और सप्लाई अपवर्ड। जो ये प्राइस देगा उसी को डिसाइड करना, या वही प्राइस फॉलो करेगी फर्म, क्योंकि एक इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और एक फर्म प्राइस टेकर है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है वो डाउनवर्ड होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो ये इंडस्ट्री है और ये आपका एक फर्म है। ठीक, तो जो इंडस्ट्री ने प्राइस दिया वही फॉलो करना पड़ेगा फर्म को। ठीक, आई होप कि समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट, फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म एक नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है लॉन्ग रन में। नेक्स्ट है आपका इन द लॉन्ग रन फर्म्स ऑपरेट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। ये जो मिनिमम पॉइंट है एवरेज कॉस्ट का, यहाँ ऑपरेट करेगी इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है, या फर्म यहाँ ऑपरेट करेगी इस पॉइंट पे, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? ये सेकंड। ठीक, ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। सो इंडस्ट्री की जो डिमांड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और जो फर्म की डिमांड कर रहे हैं वो, ठीक है, आपकी रहेगी दैट इज इंडस्ट्री की डाउनवर्ड और फर्म की हॉरिजॉन्टल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है। अज्यूम दैट पीपल लाइक ब्लैक इंक इन देयर पेन्स। लोगों को काली शाही जो है वो पसंद है अपनी पेन में। इफ द सप्लाई ऑफ पेन्स डिक्रीजेस, अब सप्लाई ऑफ पेन अगर डिक्रीज हो जाता है, पेन का सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, तो द डिमांड फॉर ब्लैक इंक मोस्ट लाइकली, तो क्या होगा डिमांड फॉर इंक की? मतलब पेन की जो सप्लाई है, अगर पेन की सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड, किसके डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, क्या बढ़ेगी या फिर कम होगी, क्या होगा सिचुएशन? ठीक, चलिए पहले तो ये चीज समझिए कि जो दो गुड्स का रिलेशन बता रहा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर सब्स्टिट्यूट है। ठीक, तो एक बार आपने देखा होगा
जब गुड्स सब्स्टिट्यूट होंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक है, इसका थोड़ा सोच के आंसर दीजिए। अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट होते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? करेक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव कैसे? मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स, अगर एक एक्स कमोडिटी है, इसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे, किसको खरीदेंगे, दूसरे दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर वाई बढ़ जाएगी। चलिए दोबारा सुनिए, एक्स कमोडिटी महंगी होगी तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, लोग किसको खरीदेंगे, वाई कमोडिटी, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। ठीक, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो क्रॉस रिलेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव, यही बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं, तो क्रॉस रिलेशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्रॉस। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, नेगेटिव। कैसे? अब अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज होता है, ठीक, तो इंक्रीज होने से इसकी डिमांड कम होगी, और अगर इस गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो डेफिनेटली जो अदर गुड्स है, ठीक है, उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, पूरक वस्तुएं हैं, एक दूसरे की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं या डिमांड पूरी कर रहे हैं। ठीक, सो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेन की सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है अगर पेन ही नहीं बिकेंगे तो शाही का क्या करेंगे। ठीक, तो अगर उधर पेन की सप्लाई कम हुई तो इधर डिमांड कम होगी किसकी, आपकी ब्लैक इंक की। तो डिक्रीज बिकॉज द पेन एंड ब्लैक इंक आर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कमी होगी क्योंकि कलम और काली स्याही पूरक वस्तु है। ठीक है, एक पूरक वस्तु है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज हैं। अब यहां से एक थ्योरी आप मान के चलिए पीजीटी में भी आएगी और आपका यूजीसी में भी आएगी, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा आती है, और यही क्वेश्चन काफी काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक, तो जो सबसे कॉमन थ्योरी है, जो सबसे पुरानी थ्योरी है, आपको माइंड में इंडिकेट कर गई होगी कौन सी थ्योरी है, थ्योरी दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 17th सेंचुरी में जॉर्ज किंग ने दी थी ये थ्योरी। ठीक है, जॉर्ज किंग ने दी थी 17th सेंचुरी, 16 समथिंग में, तो तब से लेके ये थ्योरी यूज हो रही है। हालांकि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, फिर इसको बाद में 1890 में यूज किया मार्शल ने। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ। तो नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये गॉसेन का लॉ है। ठीक है, गॉसेन ने दिया था, और गॉसेन का ये कौन सा लॉ है, ठीक है, गॉसेन ने 1854 में ये दिया था। गॉसेन का फर्स्ट लॉ या फिर सेकंड लॉ, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, तो कौन सा लॉ है गॉसेन का, फर्स्ट लॉ। तो गॉसेन का सेकंड लॉ कौन सा है, ठीक, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आईसी कर्व एनालिसिस, मतलब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये कॉन्सेप्ट इनिशियली दिया था 1881 में एडजवर्थ ने। ठीक, तो एडजवर्थ ने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसके साथ साथ हिक्स ने भी दिया 1939 में। और तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था पहले दिया था ओरिजिनली एडजवर्थ ने। ठीक, तो 1881 में यहाँ पे करेक्ट डेट रहेगी। उसके बाद रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस, सैमुअल्सन का कॉन्सेप्ट कब दिया था, 1938। अब आपकी थ्योरी जो है सेट बैठेगी। ठीक है, तो सेट कहां बैठेगी, देखो बी सबसे पहले। ठीक, तो हमारा बी इसमें से आंसर आएगा, तो ये दो काट दीजिए। नेक्स्ट जो आएगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, 1854, तो ए। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, डी। तो फोर्थ ऑप्शन जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए, तो एक्सप्लेनेशन भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है, ज्यादा कुछ चीजें इसमें नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट 1 इज 6, मतलब मांग की जो लोच है वो कितनी है, बाजार एक में 6, बाजार एक में, मार्केट 1 में डिमांड, मार्केट 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी, 6। दूसरी बात, एंड मार्केट 2 इट इज 4, बाजार 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, मार्केट 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज
ठीक है। अब कह रहा है जो मोनोपोलिस्ट है वो किस टाइप का प्राइस चार्ज करेगा, उसका बिहेवियर क्या रहेगा। तो टोटल कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन जो भी आए आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, कॉन्सेप्ट ये देखिए, जहां भी इलास्टिक रहेगी डिमांड, मतलब कि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है, तो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है, कोई प्राइस बढ़ाना नहीं चाहेगा वहां पे, वहां हमेशा कम मिलेंगे आपको प्राइस जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है, जहां पे मोर इलास्टिक है। जहां पे आपकी लेस इलास्टिक है, ठीक है, जहां पर मोनोपोली एलिमेंट्स है, वहां प्राइस मिलेंगे ज्यादा। ठीक है, जैसे क्या होता है, डंपिंग, चाइना यहाँ डंप कर रहा है, बहुत सस्ते सामान यहाँ पे बेच दे रहा है सस्ते रेट पे। ठीक, तो मार्केट में यहाँ कंपटीशन है, अवेलेबल सब्सटीट्यूट्स है, और अपने मार्केट उसको महंगा बेच रहा है। ठीक, तो जहां इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वहां प्राइस रहेगा कम, और जहां इलास्टिसिटी कम है वहां प्राइस रहेंगे ज्यादा। चलिए अब आंसर क्या बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे मार्केट टू में इलास्टिसिटी 4 है, मतलब थोड़ा कम इलास्टिसिटी है, तो मार्केट टू में प्राइस ज्यादा होगा। सो दैट प्रोड्यूसर चार्ज हायर प्राइस इन मार्केट टू, मार्केट टू में हायर प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि इस मार्केट में जो इलास्टिसिटी है वो लेस इलास्टिक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट कम है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इन द एडजेसेंट डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2 द डी कर्व इज डिमांड एंड एसएस इज सप्लाई कर्व। ठीक, नाउ पॉइंट ई एंड एफ रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, पॉइंट ई और पॉइंट एफ इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। एक क्या लॉजिक है ये समझ लो, क्वेश्चन जैसा भी आए, आड़ा तिरछा जैसा भी आए, ठीक है, ये कर्व जैसे भी बनी हो, आप लोग इसको इजिली कर लोगे। ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है, कोई जैसा भी क्वेश्चन आए, सिर्फ लॉजिक समझो क्या है। ठीक है, दो पॉइंट को समझ लो, एक को समझो स्थिर, मतलब जो कांस्टेंट या फिर जो स्टेबल है, और एक को समझ लो अनस्टेबल। ठीक है, स्टेबल इकोनॉमी तब है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जब इकोनॉमी में डिस्टर्बेंसेस हुई, या फिर इकोनॉमी में वॉर हुए, कुछ आपके ड्रॉट हुए, तो इकोनॉमी क्या होगी, अपने वापस से प्रीवियस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अगर कुछ भी डिस्टर्बेंसेस आने से इकोनॉमी अपने पिछले लेवल पे आ जाती है वापस, तो वो इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल है। नेक्स्ट, अगर आपकी डिस्टर्बेंसेस इकोनॉमी में आई और इकोनॉमी वापस आने की बजाय, ठीक है, और दूर जाती रही आपसे, इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हुई और बियॉन्ड जाती रही, फिर हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक, कैसे, अब डायग्राम सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, अब नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस क्वेश्चन से। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले इक्विलिब्रियम देखो। ठीक, इक्विलिब्रियम में ये देखो कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस। अब ये तो इक्विलिब्रियम है, कोई चक्कर ही नहीं है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है। प्रॉब्लम यहां आएगी जब इकोनॉमी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी या थोड़ा सा नीचे आएगी। ठीक, अब इकोनॉमी में इस फेस में जब प्राइस P1 हुआ, इकोनॉमी होगी डिसइक्विलिब्रियम। ठीक, तो इस फेस में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, मतलब डिमांड होगी ज्यादा और सप्लाई है कम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, डिमांड का ऊपर है और सप्लाई का थोड़ा नीचे है, सप्लाई कम है। ठीक, तो अब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड को क्या करना है, कम, डिमांड को करना है कम, ताकि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर आए और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम स्टोर हो जाए। ठीक, तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड कम होगा। ठीक, तो डिमांड को कम करने के लिए प्राइस को क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा। ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या करते हैं, प्राइस और ज्यादा कर देते हैं, तो प्राइस को बढ़ा के और ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आने की बजाय और ज्यादा दूर चलेगी। ठीक है, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम और ज्यादा दूर जाने लगी, तो ये अनस्टेबल है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट करते हैं, और नीचे की तरफ करोगे आप उसमें भी सेम बताएगा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहां पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इकोनॉमी अगर यहां ऑपरेट कर रही है, ठीक है, P1 पे, ठीक है, उस केस में आप देखो क्या है, डिमांड आपकी कम है और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। अब दोनों को इक्वलाइज करना है, कैसे करेंगे, तो डिमांड कम है तो इस डिमांड को बढ़ाएंगे। डिमांड को बढ़ाने का कैसे बढ़ेगी डिमांड, जब प्राइस कम होंगे। ठीक, तो प्राइस अगर कम होंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, अगर प्राइस कम होंगे तो देखो इकोनॉमी क्या है, फिर से रिस्टोर हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो जब इकोनॉमी रिस्टोर हो रही है वो स्टेबल पॉइंट है। ठीक,
तो अगेन अगर इकोनॉमी यहाँ ऑपरेट कर रही है P2 में, ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक। तो इस डिमांड को क्या करना है, डिमांड को कम करना है। डिमांड को कम करने के लिए प्राइस को बढ़ाया जाएगा, और प्राइस को जैसे ही बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी फिर से रिस्टोर कर जाएगी इक्विलिब्रियम पे। तो ये स्टेबल पॉइंट है, ठीक। और ये वाला पॉइंट जो है आपका वो अनस्टेबल है। तो आई होप कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं ऑप्शंस पे। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट रहेगा, करेक्ट, ठीक। तो इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एट पॉइंट ई पॉइंट वन स्टेबल है और एफ पे स्टेबल है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें से करेक्ट नंबर 1, फिशिंग इन द लार्ज लेक। पब्लिक गुड प्राइवेट गुड से ये क्वेश्चन है। सो फिशिंग लार्ज लेक में हो रही है, वो क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव है, करेक्ट है, हम किसी को मना नहीं कर सकते, ठीक है। आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है उसके ऊपर। बट राइवल, राइवल क्या होता है, अगर आप कुछ चीज रिसोर्स ज्यादा यूज करो तो दूसरे का कंजप्शन इफेक्ट हो सकता है, ठीक। अगर आप ज्यादा फिशिंग वहां करोगे तो दूसरे का कंजप्शन इफेक्ट करेगा इससे, ठीक है, या प्रोडक्शन या कंजप्शन इफेक्ट करेगा। तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है एयर। एयर आपका नॉन एक्सक्लूसिव है, नॉन राइवल। एयर आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, भी सांस मत लो। और दूसरी बात, आप किसी को अगर आप कंजप्शन कर रहे हो तो किसी दूसरे के लिए कंजप्शन कम भी नहीं हो रहा, ठीक है। सनलाइट, एयर वगैरह ये सब प्योर पब्लिक गुड है, हम लोग किसी को डिनाई नहीं कर सकते, और अपने यूज करके किसी के लिए कम भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट है यूज ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस जो अब नेविगेशन के लिए यूज होता है बेसिकली, तो लाइट हाउस कोई भी यूज कर सकता है उसको, ठीक। तो ये राइवल, ये नॉन राइवल है, ठीक है। हम किसी को मना नहीं कर सकते, हमारा कंजप्शन किसी दूसरे कंजप्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये नॉन राइवल है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक। स्टॉक ऑफ मशीन्स पर्सनल गुड्स है, ठीक है। प्राइवेट राइट्स है तो एक्सक्लूसिव है। चलिए आई होप कि ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन द अप डायग्राम कंज्यूमर सरप्लस इज, उपभोक्ता की बचत को कौन कौन से पॉइंट शो करते हैं, ठीक। तो कंज्यूमर बिहेवियर या फिर कंज्यूमर सरप्लस, कौन से पॉइंट से हम लोग शो कर सकते हैं, या फिर कौन से पॉइंट शो कर रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक। तो कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। कंज्यूमर विलिंग था कि मैं 15 रुपीज प्राइस में 15 रुपीज देने के लिए विलिंग हूं, लेकिन उसको वो सामान मिल जाता है 10 रुपीज में। तो जो 5 रुपीज का ये है, ये कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत, ठीक। तो अब पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला जो पोर्शन है APE, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक, APE। तो इसमें से प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा होगा, करेक्ट। थोड़ा कमेंट करेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा बनेगा, करेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है PEC, ये बन गया प्रोड्यूसर सरप्लस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है Pareto optimality in production is gained in which of the following condition। प्रोडक्शन बता रहा है, तीन चीजें याद रखना, प्रोडक्शन दैट इज Pareto optimality condition in exchange, Pareto optimality condition in production और in mix, ठीक है, एक्सचेंज और प्रोडक्शन मिक्स। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा मेथड या फिर कौन सा फॉर्मूला प्रोडक्शन में यूज होता है, प्रोडक्शन, ठीक। प्रोडक्शन आप समझ गए होंगे, ठीक है, PPC। तो इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यूज होता है यहाँ पे। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू MRTS LK ऑफ वाई, ठीक। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो तीन ऑप्शनों में से कंज्यूमर का एक्सचेंज किसमें बता रहा है, ठीक। कंज्यूमर का जो एक्सचेंज है वो किसमें बताएगा, ठीक, Pareto optimality इन एक्सचेंज, करेक्ट, किसमें बताएगा, ये वाला, जब MRS XY ऑफ ए कंज्यूमर इज इक्वल टू MRS XY ऑफ बी, ठीक, वो कंज्यूमर। और प्रोडक्ट मिक्स में क्या बनेगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट, ठीक, दोनों को इक्वल दोनों। चलिए, और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई, बिकॉज जो प्राइस ऑफ एक्स है और जो प्राइस ऑफ वाई है, ठीक, प्राइस ऑफ एक्स
इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट एक्स और इसको हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई भी बोल लेते हैं। ठीक, डोंट बी कंफ्यूज, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई की जगह एमसी एक्स और एमसी वाई भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ व्हेन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, जब एक उपभोक्ता इक्विलिब्रियम में, संतुलन पॉइंट में, एंड ही गेन मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ही इज नॉट विलिंग टू डिराइव आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, या शिफ्ट होना चाहता ही नहीं वो, उस पॉइंट पे एमआरएस एक्स वाई है 8। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ वाई इज 20, वाई कमोडिटी का प्राइस 20 है, तो फाइंड आउट करना है प्राइस एक्स का। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूजीसी के साथ साथ पीजीटी में, और अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, हालांकि सीयूईटी की प्रिपरेशन थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक, एमए इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस के लिए। चलिए क्या बनेगा आंसर ये बताइए। सबसे पहले देखो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जो हमारा बजट लाइन है, प्राइस लाइन, ठीक, जिसको हम लोग प्राइस रेशियो भी बोलते हैं, इट शुड बी इक्वल टू एमआरएस। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है इसी को हम लोग एमआरएस बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब ये जहां पे इक्वल है, ये वाला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कि जहां पे एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई, शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, इस प्राइस लाइन बता रहा है, प्राइस ऑफ एक्स अपन प्राइस ऑफ वाई। ठीक, अब क्या आंसर बनेगा, एमआरएस एक्स वाई कितना, 8। आई थिंक आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा। ठीक, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज प्राइस ऑफ एक्स मिसिंग है, प्राइस ऑफ वाई 20 दिया हुआ है, 20। ठीक, तो प्राइस ऑफ एक्स को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स 8 मल्टीप्लाई बाय 20, करेक्ट। तो आंसर पहले ही आ चुका होगा आपका 160, करेक्ट है। ठीक है, जिसका भी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन दो चीजों से बना हुआ है, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एक मार्जिनल कॉस्ट। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक कंफ्यूजन रहेगा। हाँ सॉल्व तो कर लोगे लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा, डाउट रहेगा। ठीक, पहले डायग्राम बना लेते हैं, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। ठीक, इस साइड हमारा कॉस्ट आ गया और दैट इज लेवल ऑफ आउटपुट। तो आपको पता है दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसका जो मिनिमम पॉइंट रहेगा वो रहेगा मार्जिनल कॉस्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एमसी आर द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। जहां दोनों ही मिनिमम पॉइंट पे है, यहां मिनिमम पॉइंट है एमसी का और यहां पे मिनिमम पॉइंट है दैट इज Q1 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो आउटपुट सेम तो नहीं हो रहा, मार्जिनल कॉस्ट का आउटपुट कम है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन में है मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लेसर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ एमसी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट कम है कह रहे हैं, बल्कि एमसी का ज्यादा। ये भी ऑप्शन गलत है, बल्कि सही क्या है, आउटपुट ऑफ एमसी इज लेसर देन आउटपुट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, सो मिनिमम लेवल ऑफ AVC average variable cost is at larger output than the minimum of MC। ठीक है, MC का थोड़ा कम है मिनिमम पॉइंट का आउटपुट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वहां आउटपुट ज्यादा है। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। चौथे तक हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके करेक्ट बने होंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेक्ट बने, क्या 15 में से कितनी रेंज गई आपके, एक बार ये चेक कर लीजिए कि 15 में से 12 to 15 आपका रेंज गया कि, अगर 12 to 15 रेंज रहा है तो मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। 14 to 15 है तो एक्सीलेंट है, ठीक है, अच्छी चल रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।